तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमारे को बेसिक्स मालूम होना चाहिए। जैसे जैसे सिस्टम क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं इन चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं लिख रहा, पर हम बार बार इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एक सिस्टम किससे बना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बना होता है। तो पार्टिकल वो होता है जिसका मास तो फाइनाइट मास तो है, फाइनाइट मास तो है, पर नेग्लिजिबल और नो कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मतलब उसका कोई साइज नहीं है। आप उस साइज को एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो कि उसका साइज एक्चुअल में क्या है। तो मास कंटेन कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ साइज तो उसका होगा, पर साइज क्या है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल और नो कॉन्फ़िगरेशन मीन्स नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल साइज है, वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। समझ में आई बात? उसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल्स कहते हैं। ऐसे ही हम दूसरे की बात कर रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल्स। अब मैं बात करूं अगर सिस्टम, सिस्टम किससे बना होता है? सिस्टम, यस, सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से जो मिलके बना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स जो मिलके एक चीज बना रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो शेप होगा, तो यार भाई मास तो होगा ही, फाइनाइट मास तो है ही, दूसरी चीज क्या प्रेजेंट है, उसका एक शेप है, आप उसके साइज को डिटरमाइन कर सकते हो, उसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लगा सकते हो। समझ में आई मेरी बात? उसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लगा सकते हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम। अब ये जो पार्टिकल्स मिलके, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मिलके हम ऐसे बोल रहे हैं, जैसे मैं बना दिया कि सपोज कोई ये, इससे मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ये मैंने जो साइज बना रहा हूँ वो साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल साइज। ये क्या चीज़ है, इसे हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंड है, ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस फोर्स की वजह से ये आपस में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जिसके पास मास है वो क्या करेगा, दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ फोर्स अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जोड़ने की कोशिश करेगा, उसको बाउंड करने की कोशिश करेगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स कहेंगे, या फिर ऐसे बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल फोर्स कहेंगे। क्या चीज हुआ, फोर्स विद विच पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सॉलिड शेप फॉर्म कर रहे हैं, सॉलिड शेप बना रहे हैं। तभी तो सॉलिड शेप बना पाएंगे जब आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ये हमारा दूसरा टॉपिक, ये हम लोग बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस को। अब बात करेंगे हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। इंटर का मतलब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल्स के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है कहीं बाहर से, कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होंगे, वो फोर्सेस जो आपस में, जो सिस्टम को मूव करा सकते हैं, forces which acts on the system
सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं एंड एक्सेलरेट्स और गिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम? सिस्टम की। भाई उसको उसके मोशन उसके अंदर मोशन क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर मोशन क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स का काम क्या है कि उस सिस्टम के साथ, उस सिस्टम को या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करा रहा होगा या फिर वो सिस्टम को एक्सेलरेट कर रहा होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन और द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वाइल इंटरनल फोर्सेज क्या देते हैं? गिव्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट साइज दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग बार बार वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखो बेटा, अब हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुना। हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास और दूसरा वर्ड हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सपोज ये एक रजिस्टर हाथ में लिया, ठीक है, ये रजिस्टर किससे बना हुआ है? बहुत सारे पार्टिकल्स। ये क्या चीज़ है? एक सिस्टम है। अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से सुना, अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, इस सिस्टम को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सकता हूँ। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस। ये किससे बना हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स का क्या है? एक डेफिनेट फाइनाइट मास है। जब ये मासेस, अब मैं इसको ऐसी जगह से गवर्न करना चाहता हूँ, ऐसी जगह से इसको मूव करना चाहता हूँ, आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ जिससे ये पूरा सिस्टम मैं आसानी से गवर्न कर सकूँ। जैसे मैंने इसको गवर्न कहाँ से किया? मैंने देखा कि ये मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, मैंने इसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश करी, ये यहाँ से स्लिप हो गया। मैं यहाँ से पकड़ने की कोशिश करी, स्लिप हो जाएगा। मैं अलग अलग लोकेशन पे मैंने पॉइंट करके देखूंगा तो ये मैं इसको रोक नहीं सकता। मैंने एक ऐसा पॉइंट मिला मुझे जिस पॉइंट पे ये सारे पार्टिकल्स इस पार्टिकल की बात मान रहे हैं। मैंने किसको पकड़ा है? किस पे हाथ लगाया है? एक सिस्टम पे, एक पार्टिकल पे मास लगाया। एक पार्टिकल कौन सा हुआ? ये पार्टिकल जिस पे मैं इसको, जैसे आपके स्कूल के अंदर अगर किसी को सपोज बात करने के लिए जाना है तो वो सबसे पहले किससे जाके मीट करेगा? प्रिंसिपल से, है ना। आपसे वो डायरेक्ट थोड़ी मिल सकता है। आप मान लेते हैं कि स्कूल, और स्कूल के अंदर सारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर कोई चेंज करना है, कोई भी स्कूल के अंदर कोई नई चीज़ लेके आनी है तो उसको डिसाइड करने वाला कौन है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम लोग इस सिस्टम को जो गवर्न करने वाला कौन है? वो इसका ये सेंटर, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। अब सर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा? हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री के अकॉर्डिंग उसके सेंटर में ही मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? किसी भी सिस्टम के सिमेट्री के अकॉर्डिंग, जैसे मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका सेंटर कहाँ मिलेगा? सर इसका सेंटर, अब मैं इसका डायगोनल बना लेता हूँ, इसका डायगोनल बनाऊँ तो जहाँ पे ये सेंटर होगा वहाँ पे मुझे इसका सेंटर मिलेगा। आप डायरेक्टली उसको टच करो, आप आराम से उसको मूव करा सकते हो, ठीक है। समझ में आया? ये इसका क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास हुआ। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट हुआ जहाँ पे पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। इट इज द पॉइंट where whole mass of the system is concentrated. समझ में आई ये बात कि इस पूरा सिस्टम, मैं अगर इस पार्टिकल, सोचो मैं इस पार्टिकल को यहाँ से इसी पार्टिकल को देखता और मैं इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने जब इसको होल्ड करने की कोशिश करी तो ये पार्टिकल क्या होगा? डिटैच हो गया, अलग हो जाएगा इसे। ये यहाँ से मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो ये फटने के चांसेस हैं, इसके टूट जाएगा। तो अगर मैं इसको सिस्टम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं जब भी इसको मोशन दूंगा तो इसके अंदर के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स में भी उतना ही वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे, उसी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब सेम डायरेक्शन, जब ये पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये सारे पार्टिकल्स मार्क कर लिए, अब मैं जब इसको मूव करा रहा हूँ, इस सिस्टम को मूव करूंगा तो ये सारे पार्टिकल्स भी वैसे ही मूव कर रहे होंगे। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं?
ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये वाला मोशन सारे पार्टिकल्स एक साथ जब मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट पाथ में, जो कि एक दूसरे के हमेशा कैसे हैं, पैरेलल, ये पार्टिकल ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा। तो आपस में एक दूसरे के जब पैरेलल होते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एज अ सिस्टम मूव कर रहे होते हैं, तभी सिस्टम बोलूंगा मैं इसको। अगर ये अलग हो जाता है तो ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरे को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है, इस सिस्टम का सेंटर ढूंढना है। अब वो हमेशा ज्योमेट्रिकली कहाँ पे मिलेगा, उसके सेंटर में ही मिलेगा। समझ में आया? अगर मैं सिलेंडर ले लेता हूँ, सपोज इसको मैं सिलेंडर बना लेता हूँ, और सिलेंडर का मुझे सेंटर ऑफ मास मुझे कहाँ पे मिलना चाहिए, तो ये क्या है, इसकी एक्सिस, इस एक्सिस का ये अंदर जो इसका सेंटर है, इस एक्सिस का जो सेंटर मिलेगा मुझे, वो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे करके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास, अलग अलग फिगर्स का सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। पर अभी समझने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे सिस्टम पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर आप उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो एज अ सिस्टम मूव करा रहा है, सारे पार्टिकल्स को अपने साथ लेके मूव कर रहा है। और अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है, या जो जिस तरह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो सबके सारे पार्टिकल्स के लिए कॉमन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं तो ऐसे हम बोलते हैं कि ये कैसा मोशन एग्जिबिट कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अब देखो, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, तो देखो दोनों बातों में फर्क है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या हो, जी की बात करें, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें मालूम है कि जब हम लोग हाइट पे जाते जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम लोग हाइट पे जाते जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती जाती है, पढ़ा था ना हमने। जब हम लोग हाइट पे जाते जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती, रिड्यूस होती चली जाएगी। अब जरा मैं मान लेता हूँ कि सपोज ये एक माउंट एवरेस्ट है, ध्यान से सुनना, ये एक माउंट एवरेस्ट है, मान लेते हैं। अब माउंट एवरेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सर्टेन हाइट बतानी पड़ेगी। मैं जितनी हाइट तक जाऊँगा तभी मैं उसकी ग्रेविटी, सरफेस पे ही मैं बोलूँ कि मैं मेरी हाइट इसमें और इस पार्टिकल के अंदर अलग अलग जी लग रहे हैं, पर वो नेग्लिजिबल है। उसी कैलकुलेशन आप करोगे तो ऑलमोस्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि नेग्लिजिबल डिस्टेंस के डिफरेंस पे है वो। अब होता क्या है, क्या होगा, मैं मान लेता हूँ कि सपोज ये माउंट एवरेस्ट, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा इसका मास कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे सर इसके सेंटर में। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सर इसके सेंटर में। मैं पूछूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, तो सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जरा ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाइट की बात कर रहा हूँ, ये बेस है और ये टॉप है। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता जाऊंगा तो जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे होनी चाहिए, पर एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अलग अलग है, इस वाले पोर्शन पे अलग है, यहाँ ज़्यादा है, जी की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ पे जी की वैल्यू कैसी है, कम है। अगर यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है तो बताओ ग्रेविटी मतलब इसका जो वेट होगा, उस वेट के अकॉर्डिंग उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का वेट क्या है बेटा, कम है, ऊपर वाले का वेट कम आ रहा है, नीचे वाले का वेट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। जब नीचे वाले का वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब सेंटर में तो नहीं हो सकता, तो वो कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए उसका सेंटर, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। समझ में आया? जैसे अपन कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे आप हैमर का एग्जांपल ले लो, हैमर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, सर उसके सेंटर में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का कहाँ मिलेगा, जहाँ पे उनका जो मास है उसमें सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, सेम। हैमर का जिस साइड से आप बीट करते हो, वो जो हैमर का पार्ट है, उस हैमर के पार्ट का जो वेट है वो ज़्यादा है नीचे वाले के कंपैरिजन में, उस वाले का मास भी ज़्यादा है नीचे वाले कंपैरिजन में, तो उसका सेंटर ऑफ मास आपको उसको कहाँ मिलेगा, यहाँ सेंटर में नहीं मिलेगा। हैंडल है, ये मान लेते हैं ये मारने वाला, इससे आप मारोगे उसको तो क्या होगा, इस वाले ये हैवी है तो इसका मास कहाँ पे होगा, मोस्ट ऑफ द मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है इसका, यहाँ पे। ये वाला पार्ट लाइटर है एज कम्पेयर टू, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ। मोस्ट ऑफ द सिस्टम के अंदर मोस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं, दोनों एक ही जगह पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस कॉपी की बात कर रहा हूँ, ये किससे बनी हुई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मास m से, इसका सेंटर ऑफ मास का बताओगे आप, इसके सेंटर में इजीली बता दोगे।
अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ बताओगे? इस पॉइंट पे लगने वाली जी और इस पॉइंट पे लगने वाला जी दोनों कैसे हैं? सेम ही तो है। अगर सेम ही है तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे हो गए? एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट हुआ जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी कहां पे है? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और वो हमेशा कैसी होगी? सिमेट्रिकली होगी। जैसे 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 मैं बात कर लेता हूं, सपोज एक स्क्वायर की बात करता हूं। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? आप फाइंड कर सकते हो। सर इनके डायगोनल्स बना लो, डायगोनल्स बना लो। जिस पॉइंट पे जाके मीट करेगा स्क्वायर वो कहाँ पे होगा? उसके सेंटर में मिलेगा। आप एक सर्कल बना लो, सर्कुलर रिंग बना रहा हूँ मैं या सर्कल बना रहा हूँ, उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा? उसके सेंटर में। मैं अगर सर्कुलर डिस्क बना रहा हूँ, वो डिस्क कैसी है होगी? वो कुछ इस तरह से। ये सर्कुलर डिस्क अगर मैंने बनाई तो उसका भी सेंटर कहाँ होगा? उसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहीं पे होना चाहिए। साइकिल चलते हुए देखा आपने, तो साइकिल के व्हील को गवर्न करने के लिए उसके सेंटर से आप उसको होल्ड कर रहे हो। वो कैसे? उसको स्पाइक्स लगा के, है ना, तारे लगा के, उस स्पाइक लगा के, तो वो उसको गवर्न करने के लिए क्या लगा देते हो आप? ये डिस्टेंस का क्या होना चाहिए? सेम। और वो सेम डिस्टेंस ही क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम के अंदर ही वो सेंटर ऑफ मास हो, वो बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे इसका। अब जरा दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने सपोज सिलेंडर का एग्जांपल लिया। सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? कहाँ बताओगे? सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास इसकी एक्सिस पे, इसे इसकी एक्सिस के सेंटर पे। मतलब ये अगर पूरा एच है तो ये कितना मिलेगा? इसकी एक्सिस पे h/2 पे। समझ में आया? ये इसका यहाँ पे क्या हुआ? ये सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? तो ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं जिसको आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रायंगुलर लेमिना बना रहे हो, ट्रायंगल बना रहे हो, तो एक और ले लेते हैं, चलो एग्जांपल। ट्रायंगल बना रहे हो और ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है, तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है? उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? इसके मीडियंस बनाने पड़ते हैं। इसका मीडियन बनाया, इसका मीडियन बनाया, इसका मीडियन बनाया। ये जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो इसका क्या कराएगा? सेंटर ऑफ मास कराएगा, COM। ठीक है। कोन के केस में ये सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है? क्योंकि कोन का बेस क्या होता है बेटा? कैसे लिख बनाते हो आप कोन? ऐसे बनाते हो, ये इस तरह से। इसका बेस कैसा है? नीचे नीचे सर्कुलर है। ऊपर वाला पार्ट में देखो मास कम है, नीचे वाले में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें? इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इसके सेंटर में नहीं, इसके सेंटर में नहीं। इसका मान लेते हैं कि अगर टोटल हाइट है h, तो ये मुझे मिलेगा कहाँ पे? बताओ कहाँ मिलना चाहिए? h/4 और h/3। अप्रोक्सीमेट कितना बताओगे? h/4 बताओगे या h/3 बताना चाहिए? h/4। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ जाते हैं इसी में। ये हमारे को पता लगे कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में क्या होता है और ये कहाँ पे मिलता है, कैसे ये लिंक्ड है सिमेट्री से। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहाँ पे पूरी बॉडी का, अब मैं पहले मास बोला है, अब मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि सारा जहाँ पे सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m/g होता है। तो W क्या लिखते हो आप? m/g। तो मैं वेट की बात करूँ तो ग्रेविटी अपने आप आ जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। इट इज द पॉइंट वेयर weight of the complete या whole body is concentrated। मोस्टली दोनों कोइंसाइड करेंगे अगर जी चेंज नहीं होता तो, ठीक है।
तो ज़्यादातर फिगर्स के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट है, सिमेट्रिकल है। अगर जी के अंदर वेरिएशन नहीं है, माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि जी के अंदर आप वेरिएशन देख सको, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, लोअर साइड में हो जाता है, और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, वही ऊपर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मास जी से समझ में आया हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं कंप्लीट। अब ये सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, तो हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। कैसे हम फाइंड करते हैं, मैं इसको भी ड्राइव भी करूंगा, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको ड्राइव करने के लिए नहीं पूछेंगे, ज़्यादातर पूछेंगे आपसे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक समझ में आएगा, न्यूमेरिकल्स भी आराम से समझ में आएंगे। देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया। मैंने मान लेता हूँ कि सपोज ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मास रखा हुआ है m1, यहाँ पे मास रखा हुआ है m2, ये पॉइंट 1 और ये 2। इसका अब मैं ओरिजिन से बता रहा हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r1, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r2, ये बताओगे। इसका पोजीशन वेक्टर m1 का कितना है सर, r1, पोजीशन वेक्टर m2 का कितना है, तो क्या बताओगे, r2। अब ये मिलके ये जो दो पार्टिकल है, मैंने देखो दो पार्टिकल का ही सिस्टम, एक सिस्टम जो किससे बने हुए हैं, सिर्फ दो पार्टिकल से बना हुआ है, सिर्फ दो के लिए ले रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, सिर्फ दो पार्टिकल से सिस्टम बन जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि दो पार्टिकल होता है तो कैसे करते हैं। तो ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास भी होना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। इसको क्या बोल दूँ, आर बोल देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ CM बोल देता हूँ, बोल दो इसको मैंने बोल दिया आर। CM कौन है, चीफ मिनिस्टर, नहीं, सेंटर ऑफ मास। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर कितना है सर, ये समझ में आया। एक सिस्टम, उस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स है, दो, और उन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, r है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनना। तो मुझे अगर फाइंड करना है RCM, तो मुझे क्या लिखना है, मैं लिखूंगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसका फॉर्मूला है। कैसे है अभी हम लोग बात करेंगे इसकी। ये इसका फॉर्मूला है किसका, सेंटर ऑफ मास का, कहाँ से, ओरिजिन से, मतलब पोजीशन वेक्टर के। मास ये क्या चीज़ है, टोटल मास। हमने एक फॉर्मूला तो ये लिखा। अगर मान लेते हैं कि इसी सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में मैं को बोल दिया, सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया इसका कोऑर्डिनेट है, इस वन का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको बोल देता हूँ x2 y2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है xy। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, सपोज मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, XCM फाइंड करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन डिवाइड में क्या लिख दूँ, m1 प्लस m2 लिख देता हूँ। ऐसे ही YCM फाइंड करना है, तो क्या लिख दूँ, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आई मेरी बात। ये फाइंड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आपने इसको फाइंड किया। इनको अगर कंडीशन कई बार हमारे को दे देते हैं कि सिस्टम जो है उनका जो मास है वो कैसा है, एक जैसा। अगर मास कांस्टेंट है तो यही रिलेशन कैसे चेंज हो जाएगा, इफ मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट नहीं बोले, मास इज सेम, ऐसे लिख देते हैं इसको। इफ m1 किसके इक्वल है, m2 के, और इसका मास सब दोनों का मिला के, दोनों का मास कितना है, m है, मतलब सेम मास इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यही रिलेशन में आप क्या लिखोगे बेटा उस केस में, इस कंडीशन के साथ RCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बोलोगे, देखो m r1 m r2 m प्लस m 2m कॉमन ले लोगे तो RCM की वैल्यू कितनी लिख दो, r1 प्लस r2 अपॉन 2। मैथ्स में डिस्टेंस फॉर्मूला याद आ रहा होगा सेंटर निकालने के लिए, ऐसे करते थे। सेम ऐसे ही इसका डायरेक्ट लिख दूँ, m कॉमन लेके कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा XCM इस कंडीशन के साथ,
इस कंडीशन के साथ एक्स सी एम इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही वाई सी एम लिखोगे तो वाई सी एम इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बस समझ में आया? अब जरा हम लोग इसको ड्राइव करके देखते हैं स्टार्टिंग से। इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी ले लेते हैं क्योंकि कोई सिस्टम और सिस्टम पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। देखो अब मैं इसी को ड्राइव कर रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, अभी भी 2 पार्टिकल सिस्टम, 2 पार्टिकल सिस्टम। कहाँ से बात करें? स्टार्टिंग से, फ्रॉम शुरू, तो इसको बोलते हैं ए बी इनिशियो। जब हम लोग शुरू से बात करें ना किसी की, तो देखो शुरू में हम ये स्टोरी कैसे बना रहे हैं। इस स्टोरी के अंदर एक मास है m1, एक मास है m2, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, जिनका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, इनका ओरिजिन से इसके घर से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है r1, इसका घर से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है r2। अब इस सिस्टम का कोई सेंटर होगा जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, m1 और m2 एक सिस्टम बना रहे हैं, और इस सिस्टम का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से मतलब पोजीशन वेक्टर वो कितना है, इतना। अब मुझे बताओ m1 किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? मैं बोल रहा हूँ m12 फोर्स, m1 m2 पे फोर्स जो अप्लाई कर रहा होगा वो कैसा फोर्स होगा? अपनी तरफ पुल करने का। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F12 का मतलब लिख रहा हूँ फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? ड्यू टू 2 की वजह से। इसको लिख रहा हूँ F21, इसे लिख रहा हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वजह से। समझ में आई आते बात? तो बेटा डायरेक्शन क्या बनाऊँ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे फोर्स जो लग रहा है इसकी वजह से वो कहाँ ले जा रहा है? इसको यहाँ ले जा रहा होगा ना, इसको 1 2 बोल दूँ। ये इसको कहाँ लेके जा रहा होगा? इसको अपनी तरफ बुला रहा होगा, इसको बोल दूँ F21 फोर्स ऑन 2 किसकी वजह से? 1 की वजह से, अब अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, समझ में आई आते बात? अब ये तो बात हुई कि आपस में इंटरनली एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक्सटर्नली फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ और फोर्स भी लग रहा है। वो फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। तो जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टिकल पे एक्सटर्नली फोर्स जो लग रहा है एक जैसा हो। मान लेता हूँ अलग अलग ले लेते हैं। इस सिस्टम पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा मान लेते हैं इसको मैं बोल देता हूँ F1 एक्सटर्नल। इस सिस्टम पे जो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको बोल देता हूँ F2 एक्सटर्नल। मेरी बात समझ में आई? ये F1 एक्सटर्नल और ये F2 एक्सटर्नल, मतलब इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्सेस भी काउंट करे। पार्टिकल काउंट करें, पार्टिकल से क्या बनाया? सिस्टम, 2 पार्टिकल का सिस्टम, और उस पार्टिकल के सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसे क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल। और F12 F21 क्या चीज़ है? इंटरनल फोर्सेस, जो उसको आपस में एक दूसरे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें काउंट कर ली जितनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी थी। अब जब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके तो ज़रा मुझे बताओ, हम टोटल फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। टोटल फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? मैंने मान लिया कि F1 पे लगने वाला टोटल फोर्स है F1, मतलब M1 पे लगने वाला टोटल फोर्स है F1। तो मैं इसको कैसे लिखूं? F1, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सर? एक तो लग रहा है इस बेचारे पे, कौन सा फोर्स लग रहा है? F12, और दूसरा F1 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है ना। दूसरे वाले पे क्या बोल दूं? F2, क्या लिख दूं? F21 प्लस F2 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा, टोटल फोर्स सिस्टम पे कितना लग रहा है दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल फोर्स कितना है सिस्टम पे मिला के? तो कितना लिख दूं? F1 प्लस F2, ये किसके इक्वल मान लेते हैं? F के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको ज़रा लिखें, F12 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F21 प्लस F2 एक्सटर्नल। समझ में आया? अब थर्ड लॉ में आपको मालूम है भाई इक्वल और अपोजिट होते हैं। ये जरा नीचे देखें क्या होते हैं कि F21 किसके इक्वल है सर? F12 के इक्वल है ना बेटा? कैसे इक्वल है? अपोजिट नेचर है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। थर्ड लॉ यही कहता है ना, मतलब दोनों का सम मिला के कितना हो गया? 0। यही बोलोगे कि F21
प्लस F12 का सम कितना हो गया 0। तो जरा देखें क्या बना, उसकी जगह पे दोनों को मिला के क्या लिख देते हैं 0। मैं लिख रहा हूँ F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। ठीक है, मैं इसको नहीं F टोटल मान रहा, अभी अलग अलग करके कर रहे हैं। इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, इन दोनों का एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है F के, और ये कितना है F1 प्लस F2, ये एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे जो लग रहा है। पूरे सिस्टम पे लगने वाला जो फोर्स होता है वही उसको एक्सेलरेट करता है, मालूम है ना ये बात। भाई सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, उसके अंदर वेलोसिटी लेके आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेट करेगा। तो ज़रा मुझे इसमें बताओ, अगर मैं इसमें लिखना चाहता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखना चाहिए मुझे? वेलोसिटी क्या होता है, कैसे लिखते हो आप? डी R1 बाय डी टी, ऐसे लिखते हैं ना भाई। डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का डिवाइडेड बाय टाइम, इंस्टेंटेनियस है ना, डी R1 बाय डी टी लिख सकते हैं बेटा। ऐसे ही अगर मैं V2 लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखना चाहिए मुझे? डी R2 अपॉन डी टी। चलो एक्सेलरेशन की फॉर्म में बताओ, एक्सेलरेशन की फॉर्म में कैसे लिखूं? तो क्या लिखोगे? डबल डिफरेंशिएट कर दूं इसको, एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, dv बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। इसको डबल डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या लिखूं? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा? R1, यही हो जाएगा प्लस, प्लस नहीं क्या आएगा, कॉमा, ये कितना है बेटा? A2 इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या बन गया? एक्सेलरेशन। और इसको मैं क्या लिख दूं? R2 लिख देता हूं। डन, क्लियर ये बात? बिल्कुल। तो मैं एक्सेलरेशन की जगह ये लिख सकता हूं, तो ये हम लोग कहीं यूज करेंगे अभी, इसलिए लिखा हमने। कहाँ यूज करेंगे? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही कर लेते हैं। इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ? फोर्स के जगह पे मास, एक्सेलरेशन को क्या लिखूँ बेटा? डी स्क्वायर R1 बाय डी टी स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या लिख दूँ? M2 डी स्क्वायर R2 बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? नेट फोर्स। इसको भी मास इंटू एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। फोर्स क्या है? पूरे सिस्टम की बात करें ना, वही सिस्टम, वही फोर्स सिस्टम को मूव करा रहा है, तो वो टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है? मास। किसका मास लूंगा? सिस्टम का। मान लेते हो सिस्टम का मास कितना है? कैपिटल M। वो जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है मान लेते हैं उसको ACM बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा। जरा इसको देखें, इसको मैंने लिख दिया M1। अच्छा चलो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो बताओ क्या चेंज किया क्या कुछ? मैंने लिख दिया डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने M1 R1, क्या लिख दूं? M2 R2। क्या ये स्टेप और ये स्टेप में डिफरेंस है क्या? जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो मास तो कांस्टेंट है, R को ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऐसे ही तो लिखोगे। उधर भी एक्सेलरेशन को ऐसे लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा? कैपिटल M। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख दूं? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, किसका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना था सेंटर ऑफ मास के लिए? RCM, डिस्टेंस। क्या लिख दूं? RCM, यही था ना? चेक कराऊं? देखो वो डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस RCM। तो जब आपने किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स उसको क्या कर रहा है? एक्सटर्नली मूव कर रहा है, उसके अंदर वेलोसिटी क्रिएट कर रहा है, वो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या बोल रहे हो आप? कि एक्सेलरेट कर रहा है। तो डी टी स्क्वायर दोनों साइड, ऐसे कहते हैं कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया मैंने, ऐसे बोलते हैं, या दोनों साइड डबल डिफ्रेंशिएशन एक साथ हटा दिया, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये कितना हुआ? M1 R1 प्लस M2 R2। ठीक है, इस M से नीचे डिवाइड कर दिया, ये M किसके इक्वल है? ये RCM के। यहाँ पे M क्या चीज़ है? टोटल मास सिस्टम का, और वो सिस्टम में है ही दो पार्टिकल्स, तो आप इसको क्या लिख रहे हो?
m1 r1 प्लस m2 r2 और डिवाइड में अपॉन क्या लिखूं, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू RCM। यही फाइंड किया था बेटा हमने पहले सेंटर ऑफ मास के लिए। हमने इस सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर लिया। समझ में आ गई मेरी बात? ये हमने इसको ड्राइव कर लिया सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होगा तो बता सकते हो फटाफट, बहुत सारे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा, लिख सकते हैं फॉर्मूला? चलो लिख लेते हैं। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इफ सिस्टम कंटेन्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब थोड़ी सी बड़ी बात करते हैं। इफ सिस्टम हैज n number of particles अगर उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं ये आपका सिस्टम, इसमें एक पार्टिकल ये एक्सिस बना लेते हैं, इसका इससे डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं r1, ये पार्टिकल कौन है m1, यहाँ मान लेते हैं ये है m2, यहाँ मान लेते हैं ये है mn मान लेते हैं, और इसका जो सेंटर है कहीं उसको मैं बोल रहा हूँ ये R1, इसको बोल रहे हैं R2, R2 कौन सा था, N था ये तो Rn, और इसको बोल लेते हैं R2, और ये क्या है RCM, यस RCM इस सिस्टम का। ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर आप इसके लिए बोलेंगे तो कैसे लिखूंगा, यही इसी को क्या लिखूंगा बेटा, RCM इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ, m1 r1 m2 r2 डैश डैश करते चले जाओ mn rn तक, डिवाइड टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश mn, ऐसे लिखोगे। आप चाहो तो इसको समीशन लगा के लिख सकते हो। समीशन लगा के लिखें तो कैसे लिखोगे इसी को, समीशन i इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक जाना मुझे, n तक, तो m i बोल दिया और r i, डिवाइड क्या कर दूँ, समीशन i इक्वल्स टू 1 से n तक, और इसको बोल दिया, या तो समीशन m ही बोल दो, पर वो 1 2 3 बोला इसलिए 1 से लेके n तक, तो ये समीशन mi हो गया। लिख सकते हैं सर। कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखो, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, RCM, बताओ कैसे लिखना था, XCM ना, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो RCM कैसे लिखोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश डैश mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश, ऐसे लिखेंगे। YCM जब निकाल रहा हूँ तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश डैश mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश mn, सेम ऐसे z के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे को समझ में आ गया कि सिस्टम क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, वो कैसे हम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस हो गया। समझ में आई मेरी बात? अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? नहीं, बिल्कुल भी।